वेलकम बैक ओम कृष्णा अकेडमी। आप सभी का स्वागत है। मैं प्रेम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। चलिए, दक्षिण अफ्रीका का लेक्चर जहाँ हमने स्टार्ट किया था, आज का लेक्चर वहीं से हम अपना स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें आज हम पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे हम वन्य जीव प्राणी। अगर वन्य जीव प्राणी की बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका में विशेषतः अमेजन की नदी के तोड़ में विविध प्रकार के बहुत बड़ी संख्या में वन्य प्राणी मिलते हैं। कहने का मतलब है कि दक्षिण अफ्रीका के जो अमेजन का बेसिन है, वह अमेजन का बेसिन, वहाँ कई प्रकार के विविध प्रकार के वन्य जीव प्राणी पक्षी पाए जाते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर अमेजन बेसिन की जो द्रोणी है, अमेजन बेसिन की जो द्रोणी है, यहाँ लगभग 1500 जातियों के रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं, जिसमें कैडर आपका संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। माने कैडर एक यहाँ का पक्षी है जो संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। रिहा न उड़ सकने वाला पक्षी है। माने दक्षिण अमेरिका में रिहा एक ऐसा पक्षी है जो उड़ सकने में असमर्थ है, माने वह उड़ नहीं सकता। यह हमें दक्षिण अफ्रीका के शुतुरमुर्ग और ऑस्ट्रेलिया के एमू पक्षी की याद दिलाता है। माने अफ्रीका में शुतुरमुर्ग हो गया और ऑस्ट्रेलिया के एमू पक्षी, यह दोनों पक्षी उड़ने में असमर्थ है। और इसके साथ रिहा, माने 3 पक्षी उड़ने में असमर्थ हैं। अमेजन के वनों के पेड़ों पे कई प्रकार के बंदर रहते हैं। माने अमेजन बेसिन में बंदर भी पाए जाते हैं, जिसमें कह रहा है कि यहाँ का मकड़ा बंदर अपने कलाबाजी करतबों के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रसिद्ध है। उल्लू बंदरों को रातें बड़ी प्यारी लगती है। माने उल्लू और बंदरों को रातें बड़ी प्यारी लगती हैं। गिलहरी अपनी विनम्रता के लिए जानी जाती है। यहाँ पे कई प्रकार के रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। जिसमें अजगर, सांप अजगर समानता है। एनाकोंडा विशाल अजगर है जिसकी लंबाई 10 मीटर होती है। माने यहाँ पे एक एनाकोंडा सांप पाया जाता है जिसकी लंबाई लगभग 10 मीटर, लगभग हम कह सकते हैं कि 30 से 40 फीट की लगभग इसकी लंबाई होती है। अब देखिए, एनाकोंडा जो है एक ऐसा सांप है जो साफ पानी में रहता है। माने गंदे पानी में नहीं रहता, यह साफ पानी में रहता है। तो ये जहाँ भी साफ पानी पाया जाएगा अमेजन के बेसिन में, वहाँ यह सांप पाया जाएगा। और ईथर कह रहा है, ईथर तथा आर्मेडिलो यहाँ के प्रमुख विचित्र जानवर हैं। ये बहुत प्राचीन काल से स्तनधारी जीवों में से बचे रह गए हैं। प्यूमा सिंह परिवार का एक खतरनाक जानवर है जो चीते से अधिक बलवान होता है। जगुआर भी एक शिकारी जानवर है। यह दोनों जानवर पेड़ पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पेड़ पर, और पेड़ों पर शिकार करते हैं। पेड़ पर जितने भी पक्षी रहते हैं उनका शिकार करते हैं। देखिए, यह पेड़ों पे रहते हैं, यह बंदर पेड़ों पे रहते हैं। माने ये जगुआर और प्यूमासी परिवार का ये दोनों जंगल के पेड़ों पे रहते हैं। और पेड़ों पे रहने वाले जितने भी जीव होते हैं, उनका यह क्या करते हैं? उनका यह शिकार करते हैं। दूसरी लामा दक्षिण अमेरिका का, लामा कह रहा है कि लामा दक्षिण अमेरिका का एक विचित्र जीव है। यह एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में रहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में इस लामा से बोझा ढोया जाता है। माने ये जितने हैं इनसे लामा से बोझा, माने जैसे हमारे यहाँ खच्चर होते हैं, गधे होते हैं, उन पे बोझा ला के ढोया जाता है। वैसे ही यहाँ का जो पक्षी है लामा, उस पर भी बोझा ढोने का काम किया जाता है। और ऊँट की तरह यह कई दिनों तक पानी पिए बिना रह सकता है। कहने का मतलब हमारा जो ऊँट है जैसे बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है, ऐसे ही लामा भी पक्षी है, विचित्र जीव है जिस पर पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है। यह छोटी किस्म का होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। यह छोटा किस्म का होता है। और यह छोटा होने के कारण इस पर काफ़ी ज़्यादा बोझा लाद के ढोया जाता है। देखिए, कह रहा है कि यह लंबी गर्दन वाला होता है। माने इसकी जो गर्दन होती है, इसकी गर्दन लंबी होती है। यह ऊँट प्रजाति क्या है? ऊँट कई दिनों तक पानी पी रह सकता है। वैसे ही अल्पा लामा एक छोटी किस्म का जीव है। यह एंडीज के ऊंचे पर्वत पर पठारों में रहती हैं। ग्वानको एक
जानवर है जो कि अटकामा के मरुस्थल में पाया जाता है। देखिए क्वानको एक जंगली लामा है, क्वानको एक जंगली लामा है जो पेंटागोनिया मैंने अटकामा कह दिया था, लेकिन यह पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। अब जल संसाधन की बात करें, दक्षिण अमेरिका के अगर जल संसाधन की बात करेंगे तो दक्षिण अमेरिका का जल संसाधन के विशाल भंडार हैं। यहाँ पे जल संसाधन के देखा जाए तो विशाल भंडार है, लेकिन इसका अभी समुचित उपयोग नहीं हो सका, या कह सकते हैं इसका प्रयत्न भी शुरू नहीं किए जा सके हैं। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि इमेज में हम थोड़ा देख लेते हैं कि कौन से पक्षी कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ है और इनमें जैगुआर है, कैडोर है, लामा है, ये सब जो हमारे पक्षी हैं पाए जाते हैं। देखिए आर्डेडिलो, आर्मीडिलो, ये आपका हो गया आर्मीडिलो हो गया, ये जैगुआर हो गया, ये कैडोर हो गया, ये इटिगोर हो गया, इटिगर, ये लामा हो गया और ये रहा कैडोर, आपका ये कैडोर पक्षी हो गया। तो ये सब जो है अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका का फिगर हमने बताया ही था, एक बार फिर से आप देख लीजिए। यहाँ हमने बताया कि डब्लू जैसा एक्सटर, यह आगे जाएंगे हमारा काइबो झील बताएंगे, आगे आएंगे थोड़ा सा पनामा पट्टी हो जाएगा, पनामा पट्टी से नीचे अटकामा डेजर्ट से मुड़ते हुए हम कटापचा फ्यूल तट बना देंगे, यहाँ रियो डी लाप्लाका, और यहाँ भी करके इसको लाके इसमें हम मिला देंगे। तो यही रफ डायग्राम हमारा दक्षिण अमेरिका का, यही हमारा रफ डायग्राम है, दक्षिण अफ्रीका का यही हमारा रफ डायग्राम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जल संसाधन हम देख लेते हैं। तो जल संसाधन जो हमने देखा, हमने जल संसाधन देखा, तो जल संसाधन में दक्षिण अमेरिका के कहते हैं कि जल संसाधन में काफ़ी बड़ी मात्रा, विशाल मात्रा में दक्षिण अफ्रीका में जल संसाधन है, लेकिन अभी तक इसका कोई समुचित उपयोग नहीं किया जा सका है, या कह सकते हैं कि प्रयत्न बहुत ही कम हुए हैं। उदाहरण के लिए यहाँ टिटिकामा जैसे झील है, उदाहरण के लिए टिटिकामा झील, जो हमारे टिटिकामा झील है, ये हमारी टिटिकामा झील है, जैसी झीलें बड़ी झील है यहाँ पे, लेकिन यहाँ केवल इसका उपयोग स्थानीय मछलियों पकड़ने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब जो टिटिकामा झील है यह हमारा काफ़ी बड़ा है और काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसका बृहद तौर पे इस्तेमाल नहीं होता, केवल छोटे या कह सकते हैं कि स्थानीय लोग ही इसका उपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि साधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाया है, इसका साफ है कि साधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाया है। यहाँ की जो नदियाँ हैं, पराना हो गया, पराग्वे हो गया, ये सब जो नदियाँ हैं, ये नदियाँ काफ़ी गहरी और लंबी हैं, जिस पे यातायात किया जा सकता है। देखिए नदियाँ जो है, यद्यपि यहाँ पे अनेक नदियाँ हैं, यहाँ पे जो नदियाँ हैं, ये जो नदियाँ हैं, यद्यपि यहाँ जो नदियाँ हैं अनेक नदियाँ हैं, ठीक, लेकिन केवल ओरिनिको, अमेजन और पराना नदियाँ वास्तव में इतनी लंबी व गहरी हैं कि इनका अगर यातायात के लिए उपयोग किया, माने ये 3 नदियाँ हो गया, कौन सी हो गया, ओरिनिको हो गया, अमेजन हो गया और पराना। ये जो नदियां हैं इनका उपयोग जल संसाधन के लिए किया जा सकता है, जल संसाधन के लिए किया जा सकता है, लेकिन समुचित उपयोग न होने के कारण ये जो नदियां हैं इनका उपयोग नहीं किया जा सका है। जल विद्युत उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे, वेनेजुएला में कई बड़े जल विद्युत बनाए गए हैं, जो विशेष रूप से ब्राज़ील में कई जल विद्युत परियोजनाओं का विकास हुआ है। कहने का मतलब जो हमारा ब्राज़ील है, ठीक है, जो ब्राज़ील है इसमें जल के संसाधन का उपयोग किया गया है, जल के संसाधन का उपयोग किया जा रहा है। देखिए ये जो मैं पीडीएफ आपको पढ़ा रहा हूँ ये ओल्ड एनसीईआरटी है, ओल्ड ईयर 2003 एडिशन है, तो ओल्ड 2003, तो अब ये जो हमारा टाइम चला है 2023 चल रहा है, तो लगभग 20 सालों का गैप है, लगभग 20 सालों का गैप है। तो 20 सालों में काफ़ी सारे डेवलपमेंट हो चुके होंगे। तो आप इसको थोड़ा सा नई बुक से जो भी आपके पास अवेलेबल होगी, थोड़ा सा दक्षिण अमेरिका के विषय में, या आप नेट से सर्च करके इसको देख सकते हो कौन कौन सी जल परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है या नई नई परियोजनाएं चालू की गई हैं तो जल विद्युत में, तो आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसका मत्स्य उद्योग। तो दक्षिण अफ्रीका में अगर मत्स्य उद्योग देखा जाए तो मछली पालन, मत्स्य उद्योग मतलब मछली पालन की क्या स्थिति है दक्षिण अफ्रीका, उसको हम देखते हैं।
अगर मछली पालन की बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका के चारों ओर विशेष रूप से पश्चिमी तट, यानी दक्षिण अमेरिका का अगर हम फिर से एक बार फिगर पे देखा जाए तो देखिए दक्षिण अफ्रीका का जो फिगर है इसमें फिर से एक बार मैं ड्रा कर देता हूँ। ये डब्ल्यू जैसा एक्सटेंशन में बना दिया, ये हमारा माराकाइबो झील होगा, आगे चलेंगे पनामा पट्टी, इधर चलेंगे अटकामा डैम, फियोल तट, कटापटा आएगा, ये रियो डी जाफराना और भी स्ट्रक्चर करके इसको हम मिला देंगे। तो हमारा ये होगा दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका चारों तरफ से उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका जो चारों तरफ से ये समुद्र से घिरा हुआ है। इधर हमारा क्या है, इधर हमारा प्रशांत महासागर है, इधर क्या है, प्रशांत महासागर है। तो ज़्यादा मात्रा में है, तो इसके कारण यहाँ मछली की उत्पादन की संभावना ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पेरुवन हम्बोल्ट करंट का कोल्ड धारा चलती है, जिसके कारण यहाँ पे मछली का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं यहाँ पे, या कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं प्रोडक्शन होता है, या अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं, या उनके लिए लाइफ सर्वाइव सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं और कि ये क्या कहता है आपकी एनसीईआरटी। तो देखिए एनसीईआरटी जो है, हमने पहले ही बताया कि हमारा ये 2003 एडिशन है, 2003 एडिशन है। तो अब चलिए देखिए, मत्स्य उत्पादन दक्षिण के चारों तरफ विशेष रूप पश्चिमी तट पर, विशेष रूप से पश्चिमी तट, तो हमारा पश्चिमी तट यही है दक्षिण अफ्रीका का, ये पश्चिमी तट को विशेष रूप पश्चिमी महासागरों में काफ़ी मछलियाँ मिलती हैं, यहाँ काफ़ी मिलती हैं, काफ़ी मछलियाँ मिलती हैं। संसार के कुल मछली उत्पादन का पाँचवा दक्षिण अफ्रीका से मिलता है, जिसमें पेरू मछली पकड़ने उद्योग में काफ़ी विकसित है। संसार के मत्स्य उद्योग अग्रणी देशों में से एक, कहने का मतलब अगर मछली उत्पादन की बात की जाए तो अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी का 5वां स्थान आता है। तो एक ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि दक्षिण मछली उत्पादन को उत्पादन करने में दक्षिण अमेरिका का 5वां स्थान आता है। अब मिट्टी और फसलें की बात की जाए कि दक्षिण अमेरिका में कौन सी मिट्टी और कौन सी फसलें पाई जाती हैं, उनके विषय में हम आज चर्चा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मिट्टी और फसलें के विषय में दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका कुल क्षेत्रफल का केवल 10% भाग पे ही खेती की जाती है। माने जैसे ये हमारा क्षेत्र होगा दक्षिण अफ्रीका का, तो इस पे केवल 10% भाग पर ही दक्षिण अफ्रीका में यहाँ खेती की जाती है। अगर दक्षिण अमेरिका कुल क्षेत्रफल का 10% भाग ही खेती योग्य है। अधिकतर भूमि अर्जेंटीना और उरुग्वे में है, माने कह सकते हैं अधिकतर भूमि अर्जेंटीना और उरुग्वे में है। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि दक्षिण अमेरिका में कुल कितने भागों में खेती की जाती है, तो कुल दक्षिण अमेरिका कुल 10% भागों पे ही खेती की जाती है। यहाँ दक्षिण में घास की भूमियों के बड़े भाग पर खेती होती है। खेती योग्य भूमि का दूसरा महत्वपूर्ण प्रदेश प्रशांत महासागर की तरफ है, या प्रशांत महासागर के कारण है। देखिए प्रशांत महासागर के तट, माने प्रशांत महासागर की तरफ है, और हम कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर के तट के साथ साथ चिली में है, माने प्रशांत महासागर के साथ चिली में भी फैला हुआ है। गेहूं और मक्का कह सकते हैं दक्षिण अमेरिका में गेहूं और मक्का दक्षिण अमेरिका की प्रमुख खाद्य फसलें हैं। माने कह सकते हैं गेहूं व मक्का सबसे अधिक मात्रा में उपजाता है, सबसे अधिक मात्रा में उपजाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाता है। और
गेहूं की खेती के लिए शीतल शीतोष्ण प्रदेश होती है। माने गेहूं कब बोया जाता है? गेहूं नवंबर और दिसंबर महीने के में बोई जाती है। तो वहाँ की जो शीतोष्ण होती माने शीत और गर्मी का दोनों मौसम होना चाहिए, तभी खेती गेहूं की संभव होती है, संभव है। अर्जेंटीना, चिली। अर्जेंटीना और चिली गेहूं के प्रमुख उत्पादक देश है, जिसमें मक्का की पैदावार के लिए पर्याप्त गर्मी और अच्छी वर्षा चाहिए। मक्का जब बोया जाता है तो अच्छी खासी बारिश होती है, और उसके लिए गर्मी भी, जब वो पक कर तैयार हो जाता है तो उसके लिए गर्मी भी चाहिए होती है। आज सबसे ज़्यादा मक्का ब्राज़ील और अर्जेंटीना में पाया जाता है, या कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ब्राज़ील और अर्जेंटीना मक्का उत्पादित करता है। वास्तव में जो मक्का मूल रूप से दक्षिण अमेरिकी फसल है। कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर मक्का की खेती कहीं अगर मिली है तो वह कहाँ मिली है? दक्षिण अमेरिका मिली है। और ये जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप की खोज के बाद संसार के अन्य भागों पहुंचे। जब कह सकते हैं कि जब दक्षिण अमेरिका की खोज है तो उसके बाद मक्का की जो खेती है और अदर देशों में हुई, या कह सकते हैं कि और अदर्स भागों में पहुंची, जिसमें आपका कहवा हो गया। कहवा, गन्ना, कोको प्रमुख नकदी फसलें हैं। माने कहवा कर सकते हैं, गन्ना कर सकते हैं, कोको और केला इस महाद्वीप की क्या है? प्रमुख नकदी फसलें हैं। यहाँ कहवा, गन्ना के बड़े बड़े कहवा और गन्ना कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ बोए जाते हैं। पेड़ पौधे का व्यापारिक उद्देश्य के लिए बड़े उगाया कहलाता है। माने कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रोपण कृषि है, कहने का मतलब कि बड़े पैमाने पर यहाँ पे पेड़ और पौधों की खेती की जाती है। और विशिष्ट इस प्रकार की जो खेती होती है, इस प्रकार की खेती काम करने वाले की तरह कारखानों की तरह विशिष्ट ढंग से लिए किए जाते हैं। माने ये सब जो नकदी फसलें होती है या रोपण के लिए, ये कह सकते हैं कि एक एज ए टेक्निकल तौर पर यहाँ खेती की जाती है, जिसमें ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, कह रहा है ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर संसार में कहवा के बड़े उत्पादक थे। हम कह सकते हैं कि ब्राज़ील जो है कि कहवा उत्पादन में सबसे अधिक माने प्रथम स्थान है पूरे विश्व में। कह सकते हैं कि पूरे विश्व में कहवा उत्पादन में ब्राज़ील का प्रथम स्थान है। ओके, अब ब्राज़ील की अन्य फसलों, नकदी फसल कपास है। कहने का मतलब कि ब्राज़ील की एक और दूसरी फसल है जो कपास है। क्या है? कपास है। ये भी वह अधिक मात्रा में उपजाता है। माने कह सकते हैं कि कहवा की बात की जाए कि दूसरी प्रमुख फसलें क्या है, ये इसकी कपास है। दक्षिण अमेरिका में बड़े बड़े फार्म तथा बागान हैं। इसका मालिक एक व्यक्ति होता है या कुछ थोड़े से व्यक्तियों का समूह होता है। ज़्यादातर लोग खेतिहर और मजदूर हैं, जिनके पास पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। यानी मतलब ये दूसरों की खेती पे दूसरों के खेतों में काम करते हैं। अब चलिए पशुपालन, दक्षिण अमेरिका की हम पशुपालन को भी देख लेते हैं। पशुपालन की अगर बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका जो पशुपालन है, दक्षिण अमेरिका का जो पशुपालन होने का कारण है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास के मैदान पाए जाते हैं। पशुपालन में दक्षिण अमेरिका का विशाल घास के मैदान हैं। इन पर बहुत बड़ी संख्या में पशुओं और भेड़ों बकरियों को मुख्यतः मांस और ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। माने इन पशुओं को किस लिए पाला जाता है? मांस के लिए पाला जाता है, ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है, क्योंकि विदेशों में इनकी काफ़ी डिमांड है, जिसमें भाई देखिए आगे हम बताएंगे आपको भी। दक्षिण अमेरिका में अधिकतर पशुपालन अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील के अर्धनम भागों में होता है। इन घास के भूमियों के मूल पोषक तत्व कम है, इसलिए के स्थान पर अल्फा नामक घास उगाई जाती है। अल्फा पर जो नामक घास होती है वो पोषक से भरपूर होती है। यह घास
ठीक लगाई जाती है। अल्फा अल्फा घास एक फलीदार पौधा होता है। कैसा पौधा होता है? फलीदार पौधा होता है। यह घास में न केवल पोषक तत्व बल्कि मिट्टी की भी उपजाऊ को बनाए रखता है और इस घास को खाकर जल्दी मोटे हो जाते हैं। भेड़ पालन प्रमुख देखिए, पोषक तत्वों को भरपूर अल्फा घास लगाई गई है। अल्फा एक फलीदार पौधा है। घास का पौधा न केवल पोषक तत्व अपितु मिट्टी की उपजाऊ को भी बनाए रखता है। इस घास को खाकर जल्दी मोटे हो जाए। कहने का मतलब अल्फा अल्फा एक प्रोटीन रिच घास है। क्या है? प्रोटीन युक्त घास है, जिससे कि जब पशु खाते हैं या मवेशी खाते हैं तो जल्दी वेट गेन कर लेते हैं, और जल्दी वेट गेन कर लेंगे तो वो जल्दी बड़े हो जाएंगे और वेट गेन कर लेते हैं। जैसे अब दक्षिण अमेरिका में जैसे जो खेती होती है पशुओं के लिए जो होता है वो इस प्रकार से की जाती है। अभी देखिए मैं बताता हूँ उसको कैसे करते हैं। जैसे एक मान लीजिए एक एरिया बना दिया गया, ठीक है, एक एरिया बना दिया गया। इस एरिया में बाड़े लगा दिए जाते हैं। इस एरिया में कई सारे बाड़े बना दिए जाते हैं। ये एरिया में बाड़े बना दिए गए, ठीक। इसमें पशुओं या मवेशियों को छोड़ दिया। जब इसमें घास चर के खाली हो जाते हैं घास तो इसमें पहुंच जाते हैं, फिर इसमें आ जाएंगे। ऐसे ही ये क्रम चलता रहेगा। इसमें आ जाएंगे और ये इसमें आने के बाद इसमें, और यहाँ पे पानी की व्यवस्था होती है और यहीं पे मशीन सारी लगी। तो जैसे ही मवेशी यहाँ पानी पीने के लिए देते हैं, मशीन को चाप के काट के छाँट के ओपन पीप का मार्केट का ओपन पीप में बंद करके डिब्बा बंद मांस को क्या करते हैं? ये विदेशों में से, क्योंकि अफ्रीकन मार्केट में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। अफ्रीका के मार्केटों में और यूरोपियन मार्केटों में मांस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो दक्षिण अफ्रीका अपने आप को इसी में कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर रहा है पशुपालन के क्षेत्रों में। अब देखिए इसमें जैसे है भेड़ पालन के लिए प्रमुख क्षेत्र अर्जेंटीना, चिली है। माने कह सकते हैं भेड़ पालन है अर्जेंटीना और चिली में सबसे ज़्यादा की जाती है। संसार में पशुओं तथा उनके मांस के उत्पादन में दक्षिण अमेरिका अग्रणी है, माने सबसे आगे है। मांस का उत्पादन यहाँ सबसे ज़्यादा। मांस में डिब्बा बंद मांस के संसाधन अर्जेंटीना का प्रमुख उद्योग है। यह आजकल मांस के बड़े निर्यातक के रूप में जाने जाते हैं, या कह सकते हैं कि मांस के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में ये वर्क करते हैं। अब खनिज संपदा, चलिए खनिज संपदा के भी बात की जाती है, लेकिन यह हम आपसे अगले सेशन में हमारी आपकी मुलाकात होती है। अगले सेशन में हम अपना खनिज संपदा से ही इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। खनिज संपदा के लेक्चर से ही हम अपने को स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।